Hello, this is me Dimple Jain. Welcome back to VSM Learners. In today's video, we are going to continue chapter 11, The Living World, जिसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम कंटिन्यू करने वाले हैं सेकेंड पार्ट को, द डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, और ये एनसीईआरटी की बुक में भी सेम इसी टॉपिक से कंटिन्यू हो रहा है। अब टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम टॉपिक का नाम को समझ लें, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ बायो लर्न करना है तो नेम को समझ लीजिए। नेम अगर आप समझ जाते हैं तो आप उसके आधे फीचर या आधे करेक्टर्स या उस टॉपिक का मेन कोर समझ पाते हैं। अब डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स, काइंड्स, विभिन्न प्रकार, अलग अलग तरीके के, ये सारे मतलब हैं हमारे डाइवर्सिटी के। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब हम बात करते हैं डाइवर्सिटी इन इंडिया की, जो हम हमेशा से बचपन में पढ़ते आ रहे हैं, इंग्लिश में टॉपिक्स लिखते रहते हैं, डाइवर्सिटी इन इंडिया क्या मतलब है? इंडिया में कितने टाइप्स ऑफ रिलीजन हैं, टाइप्स ऑफ कस्टम्स हैं, देन देयर आर लॉट्स ऑफ फेस्टिवल्स। तो हमारी इंडिया बहुत डाइवर्स है, कल्चर भी बहुत है, फेस्टिवल बहुत है, लोग बहुत तरीके के हैं, क्लोथ बहुत तरीके के हैं। तो दैट इज डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। अब मैं बात कर रहे हैं हम बायो में, तो वी आर टॉकिंग अबाउट डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें कितनी डाइवर्सिटी है? बहुत है, बहुत ही ज़्यादा है। आप प्लांट को देख लीजिए, सुबह से लेकर शाम तक आप जितने भी प्लांट्स देखते हैं अलग अलग वैरायटी के होते हैं या नहीं होते हैं? किसी के बड़े पत्ते, किसी के छोटे, किसी पे लाल फूल हैं, किसी पे पिंक फूल हैं, किसी के बहुत बड़े बड़े फूल हैं। ठीक है, और कोई बहुत छोटा सा है, कोई बहुत बड़ा बड़ा पेड़ है, आम का पेड़ बहुत बड़ा है, नीम का, कड़ी पत्ते का जो पेड़ होता है वो छोटा सा है। लेकिन वहीं जो हमारे पास बहुत सारे हमारे आसपास हमें श्रब्स देखने को मिल रहे हैं, क्लाइंबर्स हैं, मनी प्लांट देखने को मिलता है। तो ये सब क्या है? ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी ही तो है। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम इस टॉपिक को ही कवर करने वाले हैं कि कितना डाइवर्स है और हम इस चीज़ के बारे में पढ़ाई कैसे कर सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स हम करने वाले हैं कंप्लीट आज के वीडियो में, तो बहुत ध्यान से सुनना है और समझना है। सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी। अब डाइवर्सिटी का टर्म आपको मैंने पहले समझा दिया, और उसमें अगर मैं बायो ऐड कर दूं तो लाइफ फॉर्म्स में कितनी डाइवर्सिटी है? सिंपल, तो अ लार्ज वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट अराउंड अस। हमारे चारों तरफ बहुत सारे वैरायटी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। बी इट अ पॉटेड प्लांट, चाहे वो एक पॉट प्लांट क्यों ना हो, एक पेट क्यों ना हो, ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स, डेफिनेटली ये सब हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी है। और इनमें से कुछ तो माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं जिन्हें हमें माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, एमोइबा की बात कर लो, जितने यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बात कर लो, तो कुछ को तो आपको माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है। तो कितना ज़्यादा डाइवर्स है। और ये जितनी भी वैरायटी होती हैं या ये जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमारे आसपास, ये होता है बायोडाइवर्सिटी। सिंपल, ठीक है। लिविंग फॉर्म्स में, लाइफ फॉर्म्स में कितनी डाइवर्सिटी है उसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब बहुत बेसिक टर्म है क्लास 11th के अकॉर्डिंग, क्योंकि ऑलरेडी क्लास 9th में आप लोग इस चीज़ का बेस बना के पढ़ चुके हैं किंगडम्स को और फाइलम को, राइट। और आप लोगों ने 5 किंगडम पढ़े थे जो आर.एच. विटेकर ने क्लासिफाई किए थे। वो 5 किंगडम क्या क्या थे? यहाँ डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। एक ये जो सेक्शन है बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया नहीं, मोनेरा, ठीक है। तो आपने पढ़ा था किंगडम मोनेरा के बारे में, जिसमें हम किन्हें रखते हैं? सारे प्रोकैरियोट्स को रखते हैं। उसके बाद आपने पढ़ा था प्रोटिस्टा के बारे में, जिसके अंदर यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स थे, ठीक है। फिर आप फंगाई में आए थे, जो फंजाए होते हैं, या फंगाई बोल लीजिए, जो भी इच्छा है। अब जितने भी फंजाए होते हैं वो क्या होते हैं? दे आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स एंड मल्टीसेल्युलर एनिमल्स, इन सब के बीच में, ठीक है। तो उसका कोई एक्चुअल कैटेगरी नहीं बना कि इसमें कुछ ऑर्गेनिज्म प्लांट की तरह दिख रहे थे, कुछ एनिमल्स की तरह, तो एक कैटेगरी बन गई फंगाई, ठीक है। ये सेप्रोफाइट्स को इंक्लूड करते हैं। और फिर आया था हमारे पास प्लांट और एनिमल। ये 5 किंगडम आप 9th में भी पढ़ के आ चुके हैं, और इनका क्लासिफिकेशन आपको पता है बायोडाइवर्सिटी की वजह से ही हुआ। उनके करेक्टर्स को देख के ही ये क्लासिफिकेशन हुई थी। अब हम लोगों का सवाल क्या है, क्योंकि अब आप लोग बायो को ऑलरेडी सब्जेक्ट ऐसा बना चुके हैं, तो हमारा सवाल आता है कि ये इतना सारा टॉपिक है, इतना सब कुछ है, पढ़ेंगे कैसे, याद कैसे रहेगा? इतने बायोडाइवर्सिटी, अब जब से हम बात कर रहे हैं, इतना टाइप है, ये है, प्लांट्स में इतनी वैरायटी है, एनिमल्स में इतनी वैरायटी है, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स को भी पढ़ना हो और प्लांट्स को पढ़ना हो तो भी बहुत सारी वैरायटी है। तो कैसे याद रहने वाला है बायोलॉजिस्ट को इनके बारे में, है ना? तो वो हमारा सबसे बड़ा एक्चुअली एक क्वेश्चन मार्क आता था पहले, साइंटिस्ट के पास ऐसा एक क्वेश्चन मार्क आया।
अब वो चीज़ पे जाने से पहले कि छोटी सी चीज़ मैं भूल गई, ये डिस्कस कर लेते हैं पहले। ये जो टर्म बायोडाइवर्सिटी है ये दो ग्रीक वर्ड से बना है, ठीक है, बायो एंड डाइवर्सिटी। ये मैं पहले बता चुकी, बायो का मतलब लाइफ होता है और डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट काइंड्स, ठीक है, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइफ फॉर्म। Now it is the vast array of species of microbe, plants and animals occurring on the earth in different habitat. Definitely important क्या है, इससे पहले वाला हम सब जब से समझ ही रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब बहुत सारी स्पीशीज होना, चाहे वो माइक्रोब्स की हो, चाहे प्लांट की हो, चाहे एनिमल की हो। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि बायोडाइवर्सिटी में हैबिटाट बहुत इंपॉर्टेंट होता है इनका। हर प्लांट हर हैबिटाट में ग्रो नहीं करता। अभी मैं डेजर्ट से एक प्लांट उठा के लाऊं और बोलूं कि चलो बर्फ में ग्रो कर आएंगे इसको, तो पॉसिबल नहीं है, वो प्लांट सरवाइव नहीं करेगा। पोलार बियर को लेकर आ जाओ और रखो राजस्थान में पाल के, मर जाएगा बेचारा, रास्ते में ही मर जाएगा। तो हमारे पास डाइवर्सिटी बहुत है, पर हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना एक पर्टिकुलर हैबिटाट है और डिफरेंट हैबिटाट के अकॉर्डिंग उनकी अपनी अपनी अडेप्टेशंस हैं। अब IUCN क्या है? अकॉर्डिंग टू IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये टर्म 11th क्लास में आप लोगों को याद होना चाहिए। आई एम नॉट श्योर ये आपके NCERT बुक में मेंशन है नहीं है, शायद प्रोबेबली, बट ये आपके साथ 9th क्लास में मेंशन था, ठीक है। आप लोगों ने रेड लिस्ट के बारे में पढ़ा था, एंडेंजर्ड स्पीशीज, एक्सटिंक्ट के बारे में पढ़ा था। तो IUCN एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे नेचर की डाइवर्सिटी को कंट्रोल में रखता है। बेसिकली उस पर चेक करता है कि कौन सा एनिमल है या प्लांट है वो एंडेंजर्ड है या एक्सटिंक्ट है या किसकी वेराइटी नई निकली है, ये सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखता है। साथ में नेचुरल रिसोर्सेज को भी मेंटेन करने का कोशिश करता है, ये ऑर्गेनाइजेशन है पूरा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इसके अकॉर्डिंग अभी तक हम अपनी पूरी अर्थ में 1.7 to 1.8 मिलियन ऑफ ऑर्गेनिजम्स को ही आइडेंटिफाई कर पाए हैं या डिस्क्राइब कर पाए हैं, ठीक है। देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर लेफ्ट येट, बट हम उनमें से अभी सिर्फ 1.7 या 1.8 मिलियन को ही ढूंढ पाए हैं और ये IUCN के रिकॉर्ड्स कहते हैं। IUCN क्या है? इट इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ नेचर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसके दोनों ही काम है, नेचर को भी ग्रो करवाना अच्छे से और नेचुरल रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज करवाना, ये दोनों ही कामों को चेक करता है। नाउ अब आ जाते हैं हम लोग छोटी छोटी उन्हीं टॉपिक पे जो मैंने क्वेश्चन एक थोड़ी देर पहले अराइज किया था, ठीक है। अब एक उस क्वेश्चन को भी हम थोड़ा सा और देर में डिस्कस करें। पहले एक छोटा सा सवाल और आता है मेरे दिमाग में, ये आ रहा है कि बहुत से ऐसे ना प्लांट्स हैं, जानवर तो बहुत कम है ऐसे खैर, पर प्लांट्स के साथ ये अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है मुझे कि मैं जिस प्लांट को नाम से जानती हूँ ना, जैसे मेरा कोई प्लांट है, जैसे मैं प्याज जो है, अनियन जो है, उसे मैं हिंदी में घर में प्याज बोलती हूँ, लेकिन जब मैं मुंबई गई तो कुछ लोग उसे कांदा बोलने लग गए, मैं कंफ्यूज हो गई, ठीक है। और कहीं और जाऊँ तो प्याज का कोई और नाम भी हो सकता है। तो ये जो इतनी सारी नाम है, मुझे एक कंट्री में 3 या 4 नाम मिल रहे हैं। अगर मैं अमेरिका चली गई, अगर मैं पेरिस चली गई, तो वहाँ पता नहीं अनियन को क्या बोलेंगे। तो ये तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। मतलब मैं एक महाराष्ट्रियन से बात कर रही हूँ, मैंने बोला प्याज ले लो, तो वो बोलेगा प्याज होता क्या है। अब इस तरीके की कन्फ्यूजन जो थी वो बहुत बड़ी दिक्कत थी किसी भी रिसर्च को या किसी भी क्लासिफिकेशन को पूरा करने के लिए, क्योंकि जब हमारे पास एक कॉमन नेम नहीं होगा जिससे सब समझ पाएं, तब तक ये कन्फ्यूजन क्रिएट होती रहेगी। तो उस चीज़ को सल्यूशन क्या था, उस चीज़ का पर्टिकुलर सल्यूशन निकला कि हम हर प्लांट को, हर एनिमल को, हर माइक्रोब को एक साइंटिफिक नेम देने लग गए, हम उनका नामकरण करने लग गए। और वो नामकरण ऐसा था जो यूनिवर्सल था, यानी कि वो नाम ऐसा था जिसको पूरी दुनिया को बोलना था या पूरी दुनिया को समझ में आ सकता था, ठीक है। अभी अगर मैं कहीं जाती हूँ और मैं किसी पर्टिकुलर प्लांट का नाम ले रही हूँ, ठीक है, और वो लोकल नेम आपको नहीं पता, जैसे मैंने आम बोला है, ठीक है, अमेरिका में गई और मैंने बोला आई नीड आम या मैंगो बोला, वो नहीं समझे क्योंकि शायद वो मैंगो को कुछ और बोलते होंगे। तो आई हैव एन ऑप्शन कि अगर सामने वाला बंदा पढ़ा लिखा है तो मैं बोल सकती हूँ कि मुझे मैंगीफेरा इंडिका चाहिए, क्योंकि दिस इज द साइंटिफिक नेम और ये यूनिवर्सल है, ये सबको समझ में आना चाहिए जो भी पढ़ा लिखा है, ठीक है। अब नहीं पढ़ रखा तो कुछ नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, ठीक है, फिर तो उसको जैसे आप इशारों में समझा सके समझा दीजिएगा, लेकिन इंसान पढ़ा लिखा है तो फिर हम साइंटिफिक नेम का यूज़ कर सकते हैं।
तो देयर आर मिलियन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड एंड वी नो दूज प्लांट एंड एनिमल बाय देयर लोकल नेम, राइट। हम सबका ना घर में अलग अलग लोकल नेम होता है, और ये लोकल नेम क्या होते हैं, ये कंट्री टू कंट्री, स्टेट टू स्टेट, और कई बार विलेज से विलेज में भी वेरी कर जाते हैं। मतलब एक गांव में कुछ और बुलाते हैं, दूसरे में कुछ और बुला रहे हो। तो इम्पॉर्टेंट था कि हम एक ऐसा नाम निकालें जो सबके लिए कॉमन हो जाए, यूनिवर्सल हो जाए, और वो नाम निकालने के प्रोसेस को नॉमेनक्लेचर कहते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स according to the international scientific rules and codes is termed as nomenclature. Nomenclature क्या है? किसी भी चीज़ को एक साइंटिफिक नेम देना ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स एंड द कोड्स जो हमारे इंटरनेशनल यूनियन ने डिसाइड किए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम उसे नाम देंगे और उस प्रोसेस को हम नॉमेनक्लेचर कहेंगे। तो एक जो हमारा बहुत बड़ा डाउट था कि नाम बड़े कन्फ्यूजन हो रहा है, नाम को लेके बहुत दिक्कतें हो रही थी क्लासिफिकेशन में, तो वो तो सॉर्ट हो गया। अब नॉमेनक्लेचर का सिस्टम चालू कर दिया हमारे इंटरनेशनल कोड्स ने। अभी हम थोड़ी देर में कोड्स के बारे में, ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड आ गई। अब हम कोड्स के बारे में जान लेते हैं क्या है वो कोड्स। कोड्स कुछ नहीं है, इट्स अ काइंड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए वर्क कर रही है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के लिए वर्क कर रही है। जैसे कि देयर आर मेन 5 ऑर्गेनाइजेशन, ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, यानी कि बॉटनिकल मतलब बॉटनी, यानी ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो सारे प्लांट्स की नेमिंग करेगी। ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, जूलॉजिकल जू एनिमल, बेसिकली जितने भी एनिमल्स हैं उन सबका नाम यहाँ से निकलेगा, ये भाई नामकरण करवाएगी। ICNB इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के नाम ICNB देता है। ICVN इज इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नॉमेनक्लेचर, वायरस के नाम ये दे रहे हैं। एंड देन ICNCP इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर कल्टिवेटेड प्लांट्स। कल्टिवेटेड प्लांट्स और फिर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है उनके रूल्स को लेके, और बहुत फ़र्क आ जाता है। तो ये चीज़ आप हायर लेवल पे डिफरेंस को समझेंगे, बट फिलहाल के लिए इम्पॉर्टेंट है कि ये 5 कोड्स हैं जो वर्क कर रही हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के लिए, और इनका काम होता है कि ये नॉमेनक्लेचर को चेक करते रहें, ठीक है, कि कोई नाम पब्लिश हो रहा है तो वो तरीका सही है या नहीं। और जो भी नाम हमारा है, या किसी का मैंने नाम रख दिया, मान लीजिए मैंने कुछ डिस्कवर किया, मैंने इसका नाम रख दिया, अगर मैंने जो भी साइंटिफिक नेम रखा है वो इनके रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है तो वो वैलिड नहीं होगा, वो पब्लिश नहीं किया जाएगा। तो इनके रूल्स को, इनके बनाए हुए रूल्स को इज्जत देनी पड़ेगी और इन्हीं के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर मुझे किसी का नाम रखना है, ठीक है, जैसे भाई हमारे तो चलो बचपन में ही नाम रख दिए जाते हैं, पर मैंने एक कुत्ता पाला है, ठीक है, और वो कुत्ते का नाम मैं किस बेसिस पे रखूँगी? मैं सोचूंगी कि मेरा कुत्ता है कैसा, मैं उसके कैरेक्टर देखूंगी, ठीक है, बड़ा खूंखार टाइप का है तो मैं उस हिसाब से नाम रखूंगी, ठीक है, बड़ा शाय सा है, फरी है, ठीक है, उसके साथ सिर्फ खेल सकते हैं, बाकी तो वो कुछ ऐसा प्रोटेक्शन का कुछ काम नहीं कर रहा है, तो मैं उस हिसाब से उसका नाम रखूंगी। बेसिकली मैं किसी का नाम उसके कैरेक्टर पे रखूंगी, ठीक है। स्कूल में क्या होता है, चलिए भाई मेरा नाम तो डिम्पल है, जो मेरे माँ बाप ने बचपन में ही रख दिया, कुछ नहीं कर सकते, अब रख दिया, भले ही मेरे डिम्पल ना पढ़ते हो लेकिन नाम तो हो गया। लेकिन स्कूल टाइम में आपको पता है कि आपके जो जितने भी क्लासमेट्स होते थे वो आपको डिफरेंट डिफरेंट नेम से बुलाते थे, एंड यूजुअली वो नेम क्या होते हैं, वो नेम वो आपके कैरेक्टर के बेस पे रखते हैं, राइट। यार कि कोई मोटा होता है तो उसे हम ए मोटे ऐसे बुलाते हैं, राइट। और कोई बहुत ज़्यादा बोलता है, टॉकेटिव होता है, तो हम उसे बोलते हैं ये तो चैटर बॉक्स है, तो हमने उसके कैरेक्टर को पकड़ा और उसका नाम रखा। तो इम्पॉर्टेंट क्या हुआ, समझने वाली बात क्या हुई कि मैं किसी का नाम तब रख सकती हूँ जब मैं उसे आइडेंटिफाई कर पा रही हूँ। मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही हूँ, मुझे उसके कैरेक्टर नहीं पता है, कुछ भी नाम रख दिया तो कितना मुश्किल हो जाएगा ना आगे आने वाले जनरेशन को याद करना साइंस में। तो इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या हुआ हमारे पास, दूसरा, इट इज आइडेंटिफिकेशन, जो आपकी बुक में मेंशन है, राइट। आइडेंटिफिकेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि मुझे जब किसी ऑर्गेनिज्म को पता है कि भाई इस ऑर्गेनिज्म के पास क्या है, 4 पाँव है, तो हम इसे टेट्रापोड की कैटेगरी में डालेंगे, जिसके पास 4 पाँव होते हैं वो सब इस कैटेगरी में जाएंगे। तो मुझे कैरेक्टर पता चला तो मैंने रखा, कैरेक्टर पता नहीं होता तो क्या करती, कैसे क्लासिफाई करते। तो आइडेंटिफाई करना इज इम्पॉर्टेंट जब आप किसी ऑर्गेनिज्म की नेमिंग कर रहे हैं। नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इज ओनली पॉसिबल व्हेन वन कैन आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द ऑर्गेनिज्म करेक्टली एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू, ठीक है। उससे क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। जैसे इससे पहले मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के जितने भी वीडियोस थे वो अपलोड किए हुए हैं,
और आपने अगर देखा है तो आपको पता है कि मैं हर एक पर्टिकुलर ग्रुप के नाम का मतलब पहले बता रही हूँ उन वीडियोस में। रीज़न क्या है कि जो भी हमें नाम मिला है उसका कोई ना कोई कनेक्शन है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या ग्रुप के साथ, जो उसके कुछ कैरेक्टर्स को डिफाइन करेगा। तो हमने आइडेंटिफाई किया, फिर नाम रखा, जिससे हमारी लर्निंग और आसान हो गई है। तो आइडेंटिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट थिंग, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है? देखिए, हमने पढ़ लिया नाम रखना ज़रूरी है, ठीक है, और आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। तो हमने इससे पहले जो कुछ 5 कोड्स पढ़े थे ना, तो ये जो कोड्स हैं इन्होंने डिसाइड किया कि हमारे जो नाम होंगे वो दो अक्षर के होंगे, मतलब एक नेम एक सरनेम। जैसे मेरा नाम है डिम्पल जैन, तो दिस इज बायनॉमियल। इसमें 2 नाम है, वन इज माई नेम एंड वन इज माई सरनेम। नाउ दिस अगेन हैपन विद दूस ऑर्गेनिजम्स। तो कोड्स ने डिसाइड किया कि हम नाम देंगे बायनॉमियल तरीके से। एक नाम होगा उसके जीनस का और एक होगा उसके स्पीशीज का, ठीक है। अब ये जीनस और स्पीशीज आप लोगों ने 9th में पढ़ा है, और अगर थोड़ा सा और आप लोगों को एलेबोरेटिव वे में समझना है तो आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस की वो पूरी सीरीज में से वीडियोस देखेंगे, आपको समझ आएगा। तो जीनस और स्पीशीज क्या होता है, या हम थोड़ी देर में आई गेस आई अपलोड रिगार्डिंग दिस टू, मैं इससे रिगार्डिंग भी वीडियो अपलोड करूंगी कि जीनस स्पीशीज क्या होता है। फिलहाल ये समझते हैं कि जितने भी साइंटिस्ट हैं वो इस चीज़ पे अग्री हुए कि जो भी नाम रखा जाएगा वो 2 शब्द में रखा जाएगा, इसीलिए इसे बोला बायनॉमियल। और नॉमेनक्लेचर तो होता ही है नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब साइंटिस्ट ने ये प्रोसीजर्स बनाए, रूल्स बनाए कि हम साइंटिफिक नेम देंगे कैसे, और ये सारे बायोलॉजिस्ट को, चाहे वो जूलॉजिस्ट हो, चाहे वो बॉटनिस्ट हो, चाहे वो बायोलॉजिस्ट हो, सबको ये रूल अप्लाई होता है। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर जो है ये स्टार्ट किया कैरोलस लिनियस ने। ऑब्वियसली उन्होंने प्लांट्स के साइंटिफिक नेम अपनी बुक में लिखे थे, स्पीशीज प्लांटेरम में, ठीक है। इन 1753 वो बुक पब्लिश हुई थी, और स्पीशीज प्लांटेरम। और उन्होंने एनिमल्स के लिए भी साइंटिफिक नेम्स दिए थे, जो उन्होंने लिखे थे सिस्टमा नेचरे में, जो इसकी 10th एडिशन वाली बुक में आपको मिलेगा, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1758। या तो सिस्टमा नेचरे की जो 10th एडिशन की बुक है ना, उसमें आपको ये साइंटिफिक नेम्स मिलेंगे एनिमल्स के, जो 1758 में पब्लिश हुई थी। तो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर बहुत नॉर्मल है, आपका जो भी नाम देना है आपको किसी ऑर्गेनिज्म को, आपको 2 नाम देने ज़रूरी हैं उसको। तो एक अपना जीनस का नेम और एक उसका स्पीशीज होगा। अब समझते हैं कि बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर ने क्या यूनिवर्सल रूल्स थे इस नाम को देने के लिए, क्या हमारे लिए यूनिवर्सल रूल है जो सबको फॉलो करने होंगे। तो सबसे पहला कि बायनॉमियल सिस्टम के अकॉर्डिंग नेम ऑफ एनी स्पीशी कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट। बता चुकी हूँ मैं आपको, जेनेरिक और स्पीशीज स्पेसिफिक एपिथेट होना चाहिए। एपिथेट का मतलब होता है द नेम विच फॉलोज द फर्स्ट नेम, ठीक है। तो मेरा सरनेम एक एपिथेट है जो मेरे नेम को फॉलो कर रहा है, तो वैसे ही जेनेरिक और स्पेसिफिक नेम होना चाहिए। जेनेरिक नेम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, और स्पेसिफिक नेम जो होगा वो हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। ये दूसरा इंपॉर्टेंट रूल है। तीसरा, अगर आप इन वर्ड्स को लिख रहे हैं, नोटबुक में लिख रहे हैं, तो ये अंडरलाइंड होने चाहिए, वो भी सेपरेटली, ठीक है। और अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं तो वो इटैलिक्स में होना चाहिए। आपको दिख रहा होगा ये जो मैंगीफेरा इंडिका मैंने लिखा हुआ है 2nd पॉइंट में, ये इटैलिक्स में लिखा हुआ है, ठीक है। इसका कारण है, एक सेकेंड, तो ये जो मैंगीफेरा इंडिका है ये मैंने किस में लिखा हुआ है, 2nd उसमें लिखा हुआ है। नाउ 4th पॉइंट की जो साइंटिफिक नेम है इट शुड बी डिराइव फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। इसका कारण है लैटिन लैंग्वेज इज अ डेड लैंग्वेज। डेड लैंग्वेज का मतलब है कि उस लैंग्वेज में अब कोई चेंजेस नहीं आएंगे, कोई एडवांस लैंग्वेज, कोई ओल्ड लैंग्वेज, ऐसा कुछ कैटेगरी नहीं बनेगा। तो क्योंकि अब उसमें चेंजेस नहीं आएंगे तो अब हम उसे एक ऐसा लैंग्वेज बना चुके हैं जिससे सारे साइंटिफिक नेम्स लिखे जाएंगे। तो जो भी आप साइंटिफिक नेम देंगे वो लैटिन में होना ज़रूरी है। 5th एंड द लास्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट रूल इज कि जो नेम ऑफ साइंटिस्ट है, यानी जिसने भी वो नेम दिया है, उसका नाम स्पीशीज के नेम के बाद लिखा जा सकता है शॉर्ट फॉर्म में। शॉर्ट फॉर्म में जैसे कि आप देख रहे हैं मैंगीफेरा इंडिका लीनियस ने दिया था, तो मैंने लिखा है LINN. सब समझ जाएंगे कि ये लीनियस ने दिया है, ठीक है। और साइंटिफिक जो साइंटिस्ट का नेम है, इसको ना तो आपको अंडरलाइन करना है, ना ही इसे इटैलिक्स में लिखना है। ये नॉर्मल आपकी राइटिंग में होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ 5 मेन रूल्स हैं। एनसीईआरटी में और डेफिनेटली स्टार्टिंग के 4 रूल्स लाइंड अप हैं, और जो 5th रूल है ना वो पैराग्राफ में कहीं इंक्लूड है, तो वो भी रूल है और उसको भी आप आंसर में डेफिनेटली इंक्लूड कर सकते हैं।
नाउ क्लासिफिकेशन फॉर्म मिल भी जाएगी तो वो प्रॉपरली आयरन होगी नहीं होगी, तो एक प्रॉपर सिस्टम आपको नहीं मिलेगा स्कूल जाने के लिए, करेक्ट। तो इज इट पॉसिबल? अगर आपने वो निकाल भी लिया तो आपका सिस्टम तो वो एक्चुअली आपका क्या है, वेट ओके। तो हमने जो क्वेश्चन बहुत पहले स्टार्ट किया था, मैं अब उसका आंसर दे रही हूँ। मेरा क्वेश्चन यही था कि इतने सारे लोग हैं, इतने सारे डाइवर्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं कि अगर मैं चाहूँ, मैं सबको पढ़ना चाहती हूँ, तो क्या पॉसिबल है उन सबकी एक एक की स्टडी करना? इट इज़ नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि इतनी डाइवर्सिटी है, मैं हर एक ऑर्गेनिज्म को कैसे पढ़ूं? IUCN ने बोला 1.7 to 1.8 मिलियन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आइडेंटिफाई हो चुके हैं और मैं उन सबको पढ़ना चाहती हूँ, पॉसिबल नहीं है। तो क्या किया जाए? क्योंकि पढ़ना तो है, नाम भी देना था सबको, आइडेंटिफिकेशन भी हो रही थी। अब मैं किन किन प्लांट्स को आइडेंटिफाई कर सकती हूँ जो मेरे आसपास हैं, जिन्हें मैं कॉलेज जाते समय देख सकती हूँ, या स्कूल जाते समय देख पा रहे हैं, या हम जॉब पे जाते हैं तब देख रहे हैं, हम उन्हीं प्लांट्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, करेक्ट। लेकिन ऐसे तो बहुत से प्लांट हैं जो माउंटेन्स में ग्रो कर रहे हैं, उनका क्या करें? वो तो हम कभी गए नहीं माउंटेन, तो आइडेंटिफाई कैसे होगा? तो ये सारे जो टॉपिक्स थे, या हम लोग जो समझना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, इस चीज़ को ईजी किया क्लासिफिकेशन ने। क्लासिफिकेशन क्या हुआ? किसी भी चीज़ को ग्रुपिंग कर देना, ठीक है। अब ग्रुपिंग ज़रूरी क्यों है? क्योंकि बहुत सारा वेराइटी है और सबको पढ़ना इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम जब एक प्रॉपर ग्रुप बना लेंगे और हम उनके कॉमन कैरेक्टर्स को पढ़ेंगे, तो हमारे लिए एक आइडिया सेट हो जाएगा सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हम जब बात करते हैं क्लास मैमेलिया की, तो मेरे पास सबसे पहला करेक्टर आता है कि भाई इन ऑर्गेनिजम्स के पास मैमरी ग्लैंड होगा। दूसरा, इन ऑर्गेनिज्म के पास ये टेट्रापोड्स होंगे, क्योंकि ये इनके पास 4 पाँव सबके पास होने चाहिए, ठीक है। 4 चैम्बर्ड हार्ट इन सबके पास रहेगा, वर्टिब्रल कॉलम इनके पास रहेगी। तो अभी अगर कोई मुझसे बोलता है कि जो काऊ है वो मैमल है, तो मैं काऊ के सारे कॉमन कैरेक्टर्स आइडेंटिफाई कर सकती हूँ, मैं बता सकती हूँ कि हाँ ठीक है, इसके ये कैरेक्टर्स हैं, क्योंकि मुझे मैमेलिया के बारे में पता है। मुझे काऊ के बारे में मैंने नहीं पढ़ा, मैंने बफेलो के बारे में नहीं पढ़ा, मैंने ह्यूमन के बारे में नहीं पढ़ा, लेकिन मुझे मैमेलिया का कैरेक्टर पता है, तो मैं ये चीज़ कर पाई। मैंने एक साथ में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स की स्टडी कर ली। तो क्लासिफिकेशन इसीलिए लाया गया, क्लासिफिकेशन को इसीलिए इंपॉर्टेंट किया गया कि ज़रूरी है कि हर ऑर्गेनिज्म की एक ग्रुप हो और डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स, और वो ग्रुप्स क्यों बने? उनकी बेस सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ को देख के। ये चीज़ आप सब 9th क्लास में भी सीख चुके हैं और आप पढ़ चुके हैं। तो किंगडम जब आप पढ़ रहे थे तो आपको पता है कि सबके डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, इसीलिए सबका अपना अपना किंगडम है। फिर किंगडम में और नीचे आते हैं तो सबके पास अपनी अपनी क्लासेस हैं, है ना। और क्लासेस में और नीचे आओगे, फैमिलीज़ हैं, जीनस है, स्पीशीज़ हैं, बहुत सारे हायरार्की है पूरी इन चीज़ों की। तो ये जो टर्म है क्लासिफिकेशन, इसका मतलब है सिर्फ ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। नाउ टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स। टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स क्या है ये समझ लेते हैं। टेक्सोनॉमी क्या होता है? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो अभी तक आपने जितना भी पढ़ा, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, ये सब कुछ जो कोड्स के बारे में, कोड्स के रूल्स पढ़े, ये सब कुछ जिस सब्जेक्ट में इंक्लूड किए जाते हैं वो सब्जेक्ट टेक्सोनॉमी है, ठीक है। तो बेसिकली टेक्सोनॉमी क्या है? इट इज़ अ सब्जेक्ट या इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस जो ये बताता है कि मैं ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग कैसे करूं, इन ऑर्गेनिजम्स के क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिसिमिलैरिटीज़ हैं, इनकी नेमिंग करना, इनको आइडेंटिफाई करना, ये सब कुछ बताता है। तो सबसे पहला टर्म हमें APD कंडोले ने दिया, कैंडोले ने दिया था। And the categories into which the organisms are placed on the basis of their character is termed as taxa. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता देती हूँ। आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में इनके बारे में डिटेल में जाएंगे कि हायरार्की जो बनी है हमारी, या जिस ग्रुप्स में हम डिवाइड करते हैं, उन ग्रुप को साइंस में टेक्सा कहा जाता है। तो ईच ग्रुप इज नोन एज टेक्सा। किंगडम टेक्सा है, क्लास इज अ टेक्सा, जीनस इज अ टेक्सा, स्पीशीज इज अ टेक्सा। तो जो आप ग्रुप्स 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 बोल रहे हैं, वो ग्रुप नहीं कह के हम साइंस में कहेंगे दे आर टेक्सा, सिंपली। आप ग्रुप को टेक्सा से रिप्लेस कर दीजिए। नाउ अब थोड़ा सा एडवांस हम जो आए हैं ना टेक्सोनॉमी में, वो आया ये है कि हम बायोलॉजिस्ट अब सिर्फ हम नेमिंग नहीं कर रहे हैं, या हम सिर्फ क्लासिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम हर ऑर्गेनिजम्स के एंसेस्टर्स के बारे में भी रिसर्च कर रहे हैं, या हम उन ऑर्गेनिजम्स के
फाइलोजेनेटिक या जो हमारे उनके जो पूर्वज थे उनके रिलेशंस निकालने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सो बेसिकली हम ऑर्गेनिजम्स की तो स्टडी कर ही रहे हैं, पर हम साथ में कोशिश कर रहे हैं कि हम उनका रिलेशन दूसरे ऑर्गेनिज्म से भी निकाल सके कि कौन किस में से इवॉल्व हुआ है, कौन किसका करेक्टर पहला एडवांस था, किसका प्रिमिटिव है। ये सारे कंपैरिजन्स हम करने लग गए हैं और ये एक नई ब्रांच बनाता है एंड दैट ब्रांच इज सिस्टमैटिक्स। तो बेसिकली टेक्सोनॉमी तो इंक्लूड है ही, लेकिन साथ में अगर आप एवोल्यूशन को जोड़ देते हैं या फाइलोजेनी जोड़ देते हैं तो हम उस ब्रांच को सिस्टमैटिक्स कहते हैं। ये सिस्टमैटिक का टर्म सबसे पहले कैरोलस लीनियस ने दिया था और ये वो साइंस है जो डील करती है विद द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स अमंग देम। ठीक है, जैसे अगर मैं पढ़ रही हूँ बंदरों के बारे में और ह्यूमंस के बारे में तो मैं एक एवोल्यूशन रिलेशन भी निकालूंगी कि एप्स थे और ह्यूमन थे, तो हम एप्स से आए हैं, तो हम इवॉल्व हुए हैं एप्स से। ये जो ब्रांच, ये जो स्टडी मैंने करी, दिस इज सिस्टमैटिक्स। ठीक है, ह्यूमन का नाम आ गया होमोसेपियंस, ठीक है, दैट वाज टेक्सोनॉमी, लेकिन अब मैं उसका रिलेशन निकाल रही हूँ पूर्वज के साथ, दैट इज सिस्टमैटिक्स। ठीक है, तो सिस्टमैटिक्स इज व्हाट, टेक्सोनॉमी तो होती ही है उसमें, लेकिन आप एवोल्यूशन के बारे में भी पढ़ते हैं या आप एवोल्यूशनरी टर्म्स भी समझते हैं, या मैं कहूँ आप अपने पूर्वजों के बारे में भी स्टडी करते हैं। ठीक है, कि आप पूर्वज से मेरा मतलब है जो आपके एंसेस्टर्स रहे हैं। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। डेफिनेटली हम टेक्सा की स्टडी थोड़ी करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक टर्म आया है जो लास्ट में, हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। होपफुली ये वीडियो समझ आई होगी, और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।